Hello, welcome you all to Lawsico. So this week we are going to discuss about National Security Act 1980. तो हाल ही में ये न्यूज़ में कैसे आया? तो उत्तर प्रदेश में ये देखा गया कि पिछले 2 सालों में जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। अब एनएसए के अंडर अगर कोई अरेस्ट होता है तो इसे प्रिवेंटिव डिटेंशन माना जाता है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन के यहाँ पर केवल एक ही रिकोर्स हमारे पास में बचता है, हेबियस कॉर्पस का रिट पिटीशन। ये रिट पिटीशन जो है वो या तो हाई कोर्ट में होगा या तो सुप्रीम कोर्ट में। सो फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो रहता है, हाई कोर्ट में जाकर यहाँ पर हेबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल की गई, जिन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर प्रिवेंटिव जिनका डिटेंशन किया गया था। तो यहाँ पर आउट ऑफ 120 हेबियस कॉर्पस पिटीशन 94 केसेस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो प्रिवेंटिव डिटेंशन था इंडिविजुअल्स का वो स्ट्रक डाउन करा। इसी रिपोर्ट को लेकर एक वापस से डिस्कशन जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, क्या ऐसा एक्ट होना चाहिए, इसका क्या सच में मिस यूज हो रहा है क्या, और किस किस इंसिडेंट में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर एक पूरा डिबेट स्टार्ट हुआ है। तो इसलिए हम आज इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इस एक्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो हमें पता चलता है हम उन चुनिंदा उन कुछ फ्यू कंट्रीज में हैं जहां पर प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ है। पीस टाइम में भी, वॉर टाइम हो या कोई स्पेशल कंडीशन हो, उस वक्त प्रिवेंटिव डिटेंशन कॉमन होता है, लेकिन पीस टाइम में भी प्रिवेंटिव डिटेंशन करने वाले कंट्रीज में हम कुछ कंट्रीज में, उन चुनिंदा कंट्रीज में शामिल है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22(3) देखें, जो कि कहता है right available to an arrested person will not be applicable in case of preventive detention। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है तो आपके पास में जो भी राइट एक अरेस्टेड पर्सन को रहता है वो आपको अवेलेबल नहीं रहेगा। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22(3) कहता है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है, कॉमनली हम देखते हैं कि पुलिस अरेस्ट करती है तो कुछ चार्ज लगाती है, कुछ ना कुछ वहां पर आरोप लगता है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो होता है ये एज ए टाइप ऑफ प्रिकॉशनरी मेजर होता है, या किसी चीज को, किसी ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर इसके हिस्ट्री में जाए तो इसका ट्रेस जो है हमें ब्रिटिश रूल के अंदर देखने को मिलता है। ऐसा ही एक रेगुलेशन, बंगाल रेगुलेशन 3 ऑफ 1818 जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया। उसके बाद में द रॉल्ट एक्ट ऑफ 1919 इसी प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ का एक एग्जाम्पल है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन ब्रिटिश रूल के टाइम इसलिए लाया गया था क्योंकि उस टाइम हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो आगे बढ़ रहा था और काफ़ी ज़्यादा लोग इसके साथ में जुड़ रहे थे। तो जो मेन लीडर्स थे, जो ऐसे लोग जो आवाज़ उठा रहे थे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, उनको अरेस्ट करने के लिए और उनकी आवाज़ दबाने के लिए ये एक्ट लाए गए थे। उसके बाद में अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस देखें तो ये लॉ कंटिन्यू रहे, बस नाम बदल गए। तो उसके बाद में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 का लाया गया। इसी एक्ट को रिप्लेस किया गया मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1971 एंड फाइनली यही आगे बढ़ के नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1980 बन गया, जिसको हम आज करंट फॉर्म में देख रहे हैं। तो एनएसए होता क्या है, इसमें क्या प्रोविजंस है? तो ये अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रेंजेंट लॉ है, बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है, जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में किया जाता है। तो यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन जो अरेस्ट किया जाता है, ये मंथ्स के लिए भी, आप कई महीनों के लिए भी आप ये कर सकते हैं अगर अथॉरिटीज इससे सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पर कौन सी 2 मेन कंडीशन होनी चाहिए जिससे अथॉरिटी सेटिस्फाई होती है? एक तो कि पर्सन अगर बाहर रहता है, अगर डिटेंशन के बाहर रहता है तो उससे नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है या लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है वो गड़बड़ा सकती है। उसके अलावा द पर्सन डज नॉट नीड टू बी चार्ज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिटेंशन। तो जैसे हमने बात करी कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि कोई चार्ज लगाना हो। अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो सामान्यतः पुलिस, हम देखते हैं पुलिस गिरफ्तार करती है और कोई आरोप लगाती है, चार्ज होता है, चार्जशीट कोर्ट में आती है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो अरेस्ट करते हैं, जो अथॉरिटी अरेस्ट करती है वो या तो डिविजनल कमिश्नर होता है या उस डिस्ट्रिक्ट का डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है उनके पास में जुडिशियल पावर होती है किसी भी अरेस्ट करने की। अब अरेस्ट करने के बाद में 3 वीक्स में उसे एडवाइजरी बोर्ड के सामने
ले जाना पड़ता है उस व्यक्ति को। अब एडवाइजरी बोर्ड यहाँ पर डिसाइड करती है कि वो क्या ऑर्डर पास करेंगे, और जो भी ऑर्डर पास किया जाता है वो 3 मंथ्स के लिए एप्लीकेबल होता है। अब एडवाइजरी बोर्ड जैसे कोर्ट के सामने ले जाया जाता है कॉमन ऑफेंसेस में जब एक अरेस्ट होता है तो, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में हम जब एडवाइजरी बोर्ड के सामने जाते हैं तो यहाँ पर उस पर्सन को ये राइट नहीं होता है कि वो लॉयर के साथ में अपीयर हो, तो लॉयर या कोई लीगल असिस्टेंस यहाँ पर उसे नहीं मिलता है ड्यूरिंग द ट्रायल। उसके बाद में गवर्नमेंट को कुछ असीमित पावर है, कुछ अनलिमिटेड पावर यहाँ पर मिल जाती है। जैसे पीरियड ऑफ कन्फाइनमेंट की अगर हम बात करें तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में, एनएसए के केस में यहाँ पर जो डिटेंशन पीरियड है ये 12 मंथ्स मतलब 1 ईयर तक एक्सटेंड किया जा सकता है, और उसके बाद में भी इसे और भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं गवर्नमेंट अगर उनको कोई फ्रेश एविडेंस मिलते हैं तो। उसके अलावा कुछ बेसिक राइट है जो कि डिटेन्ड पर्सन को अवेलेबल रहते हैं, लेकिन एनएसए के केस में ये उन्हें नहीं मिलते हैं। जैसे राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ द रीजन फॉर द अरेस्ट, तो अगर कॉमनली आपको अरेस्ट किया जाता है, डीके बासु गाइडलाइंस अगर आपने पढ़ी होंगी उसमें बताया जाता है कि आपको बताना जरूरी है कि जिसको भी आपने अरेस्ट किया है, जिस पर्सन को, उसको आपको रीजन देना जरूरी है कि उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, जो कि सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी भी कहता है। लेकिन एनएसए के अंडर ये राइट अवेलेबल नहीं रहता है अरेस्टेड पर्सन को। उसके अलावा यहाँ पर रीजन नहीं बता सकते हैं आप 10 डेज तक कंटिन्यूअसली। कॉमनली अकॉर्डिंग टू एक्ट 5 डेज में आप उसे अंडर डार्क रख सकते हैं फॉर रीजन ऑफ अरेस्ट, और ये पीरियड जो है 5 डेज का 10 डेज तक भी एक्सटेंड किया जाता है। तो ये 10 डेज का पीरियड ये तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में, लेकिन अभी देखने को ये मिलता है कि लगभग मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है 10 डेज तक का पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, इवन व्हेन प्रोवाइडिंग द ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट, अगर अरेस्ट के ग्राउंड प्रोवाइड कर भी दिए गए हो, लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा लगता है द गवर्नमेंट कैन विथहोल्ड इंफॉर्मेशन which it considers to be against public interest to disclose। तो अगर गवर्नमेंट को लग रहा है ऐसा है कि अगर यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाती है और ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, ऐसे केस में गवर्नमेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको विथहोल्ड अपने पास में ही सीमित रख सकती है। उसके अलावा यहाँ पर जो राइट होता है कि 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, ले जाना होता है उस अरेस्टेड पर्सन को, तो एनएसए में ऐसा कोई भी राइट नहीं मिलता है डिटेन्ड पर्सन को। उसके अलावा आर्टिकल 22(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि कहता है कि राइट टू कंसल्ट हर नागरिक को है, तो ये राइट भी अवेलेबल नहीं रहता है एनएसए में अरेस्टेड पर्सन को। तो लीगल प्रैक्टिशनर का चॉइस भी आपके पास में नहीं होता है, जैसे हमने पिछली स्लाइड में भी बात करी। अब बात ये आती है कि इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिज्म हमको इंडियन एक्सप्रेस का देखने को मिलता है, तो उन्होंने इस पूरी स्टडी जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में 2018 से लेकर अभी तक करी, इसमें उन्होंने क्या पाया। तो जो सबसे पहली चीज उन्होंने देखने को मिली कि आउट ऑफ 120 केसेस जो 41 केसेस है ये काउ स्लॉटर से रिलेटेड है। अब यहाँ पर जो अक्यूज थे, जो डिटेन पर्सन थे, उनको बेल जो है ऑलरेडी जुडिशियल अथॉरिटी की तरफ से दी गई थी, लेकिन यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनका ये मानना था कि अगर ये बाहर आते हैं तो इससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। तो 41 केसेस जो है 120 में से ये तो केवल वही है जो केवल काउ स्लॉटर से रिलेटेड है। उसके अलावा इनमें के जो मेनली केसेस देखने को मिलते हैं ये कम्युनल इंसिडेंट से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा जो डिटेन पर्सन थे उसमें अगर देखा जाए तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के सबसे ज़्यादा लोग देखने को मिलते हैं। तो 70 to 80% जो डिटेन्ड पर्सन थे ये माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। उसके अलावा 25 केसेस ऐसे थे जिसमें पॉलिटिकल एफिलिएशन हो, या तो आप सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हुए हो या आप यहाँ पर एक अपोजिट जो साइड होती है सत्तारूढ़ पार्टी की अपोजिशन की साइड से हो। और कुछ केसेस ऐसे देखने को मिले जिसमें हार्डन क्रिमिनल जो कि माफिया, रेप माफिया, रियल एस्टेट माफिया ये देखने को मिले। तो यहाँ पर अगर हम देखें कितने टाइम तक डिटेन थे, तो ये स्टडी जैसे बताई है कि जनवरी 2018 से लेकर दिसंबर 2020 तक पूरी करी है इंडियन एक्सप्रेस ने। तो यहाँ पर 12 डिटेंशंस जो थे इसमें 200 डेज से ज़्यादा पर्सन जेल में है। उसके अलावा 3 डिटेंशंस ऐसे थे जिसमें मोर देन 300 डेज, और एक केस ऐसा था जिसमें 325 डेज और एक में 308 डेज का डिटेंशन यहाँ पर अरेस्टेड पर्सन को देखने को मिला। अब बात यह है कि मामला जो है
इसका इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया था। हैबेस कॉर्पस पिटीशन जो है वो आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट में गई। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन मैटर्स में 120 में से 91 मैटर्स में यहाँ पर स्ट्रक डाउन कर दिया था इस डिटेंशन को। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन करे वो जान लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर पास करे थे उनमें का जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, जो सबसे पहला की ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पास्ड ऑर्डर इन अ मैकेनिकल मैनर, इन सम केसेस मियरली ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट्स। तो सिर्फ पुलिस रिपोर्ट्स के बेसिस पे, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल है, केवल उसी को देखते हुए मैकेनिकल मैनर में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक्ट किया है, यहाँ पर डिसीजन लिया है। ये हाई कोर्ट का पहला ऑब्जर्वेशन था जो कि रिलेटेड है नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड से। दूसरा ये द प्रोसीजरल सेफगार्ड ऑफ इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन फॉर दोज डिटेन्ड वाज सीरियसली इन्फ्रिंज्ड। तो यहाँ पे 3 वीक में आपको जरूरी होता है कि एडवाइजरी बोर्ड के सामने आप ले जाओ, लेकिन वो भी नहीं किया गया। ये बहुत ही बेसिक ग्राउंड बनाया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कि आपने जो प्रोसेस है वही फॉलो नहीं करी। दैट इटसेल्फ सेज कि जो भी ऑर्डर दिया है डीएम ने वो अपने आप में फ्लॉड है, और यहाँ पर अगर आप प्रोसेस नहीं फॉलो करते तो स्ट्रेट अवे यहाँ पर रिलीज करने की बात करी है अरेस्टेड जो पर्सन है उन्हें। जो तीसरी बात की गई है वो ये है कि इंडिविजुअल लिबर्टी गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी टेकन अवे विद आउट प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड। कि आप यहाँ पर इंडिविजुअल की जो पर्सनल लिबर्टी, जो पर्सनल राइट है, जो उनके फंडामेंटल राइट है, आप वो ले रहे हो। तो यहाँ पर ये बहुत ही सेंसिटिव इशू रहता है। तो आपको यहाँ पर ज़रूरी है कि आप एप्लीकेशन ऑफ माइंड करें। लेकिन इन सारे केसेस में जो 91 केसेस थे यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं हुआ। विदाउट प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड ये डिसीजंस लिए गए। अब बात आती है कि वे फॉरवर्ड क्या है। हमारी देश की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन हमारे पास में एक ऐसा एक्ट है जो कि 40 साल से ज़्यादा पुराना है। समय के अनुसार कानूनों में कुछ बदलाव की आवश्यकता होती है। आप आर्बिट्री पावर देने वाला कानून ज़्यादा समय तक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा जो एक एग्जाम्पल हुआ यूपी में, ये कहीं ना कहीं एक आर्बिट्रीनेस अपना दिखाता है, और हो सकता है कि पॉलिटिकल रिवेंज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाए। तो इसी को देखते हुए ज़रूरत है कि लॉ में हम कुछ समय के अनुसार चेंज लाए, जिससे हमारे लोकतंत्र जो है, क्योंकि लोकतंत्र में जो बेसिक राइट रहती है, फंडामेंटल राइट रहती है इंडिविजुअल की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो हमारी डेमोक्रेसी हैम्पर ना हो, क्योंकि कंट्री को हम तभी आगे बढ़ा सकते हैं जब हम लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स रहते हैं इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आया उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट law of preventive detention has to be strictly construed and meticulously compliance with the procedure safeguard is mandatory and vital। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑब्जर्व करा है कि जो भी प्रोसेस सेट है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर इसी बात को अगर हम आगे देखें कि यहाँ पर जो भी सिस्टम बना हुआ है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर ज़रूरी है कंट्री के लिए तो ठीक है, लॉ आप रखिए, लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम है उसे फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है। क्योंकि कई केसेस में हमको ऐसा देखने को मिला है कि 12 डिटेनेंस तो ऐसे थे जिन्हें 200 दिन से ज़्यादा जेल में बिताने पड़े, कुछ ऐसे जिनको 300 दिन से भी ज़्यादा जेल में बिताने पड़े, और फाइनली यहाँ पर हाई कोर्ट ने उनका डिटेंशन स्ट्रक डाउन कर दिया। तो यहाँ पर अननेसेसरी जो हमारे सिटीजन हैं वो सफ़र ना करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती है। तो चलिए आज का हमारा डिस्कशन जो है वो यहीं पर खत्म होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।